रिद्धिमा आखिरकार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच जाती है और अथर्व उसके बाद उसकी माँ को भी बुला लेता है। जब उन्हें रिद्धिमा की हालत के बारे में पता चलता है तब वो उसे बहुत डांटती हैं। रिद्धिमा उन्हें गोली लगने के बारे में नहीं बताती ताकि उन्हें टेंशन ना हो। उनको बात करता देख अथर्व उन्हें प्राइवेसी देने के लिए बाहर चला जाता है। उसके जाते ही रिद्धिमा अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछती है। तब उसकी माँ कहती है कि वो पहले से ठीक हैं, लेकिन अब उन्हें घर पर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि खर्च कम हो सके। ये कहते ही रिद्धिमा की माँ निराश होकर नीचे देखने लगती है और फिर धीरे से कहती है, काश इस समय तुम्हारा भाई यहाँ पर होता बेटा। घर पर एक आदमी के होने से काफी फर्क पड़ जाता है। कई सारी चीजों में आसानी रहती है। अगर मैं अकेली नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं होती। अभी देखो तुम भी घायल हो गई हो, तुम कितनी देखभाल कर सकोगी ऐसे में? हाँ रिद्धिमा बेटा, अगर भविष्य में कभी तुम्हारा बच्चा होगा तो तुम उसमें बिजी हो जाओगी। कम से कम तुम्हें 2 साल तो उसके पीछे लगाने ही पड़ेंगे और फिर उसकी परवरिश के दौरान तुम्हें कई सारे त्याग करने पड़ेंगे। तब चाहे हमारा रिश्ता जो भी हो, कितना ही गहरा क्यों ना हो, लेकिन उस समय कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें हमारे लिए भी वक्त निकालना मुश्किल हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम भी व्यस्त हो जाओगी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। इसलिए तुम्हारे भाई के जाने के बाद मैं तुम्हारे पिता से अक्सर मजाक किया करती थी कि हमें भी जहाँ पर रिद्धिमा की शादी हो वहीं पर, मतलब उसके आसपास ही घर ढूंढना पड़ेगा। और आज देखो हमारा घर वाकई में नज़दीक में है। इसीलिए कभी भी ज़रूरत पड़े एक दूसरे की तो मदद के लिए तुरंत आ सकते हैं। लेकिन अभी देखो, एक तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाई, ऊपर से एक बोझ बन गई थी इतने समय से। हाँ। रिद्धिमा ने तुरंत ही अपनी माँ से कहा, अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप? हाँ, आप दोनों ने भी तो मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है ना, किस लिए? अगर अभी मैं आपकी मदद नहीं करूंगी, आपका ध्यान नहीं रखूंगी तो फिर कैसी बेटी हुई मैं, किस काम की? हाँ, ऐसा कहा जाता है ना कि जब तक बच्चे 30 साल के नहीं होते तब तक माँ बाप को उनका ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद सारा ध्यान रखने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ बच्चों का ही होता है। इसीलिए प्लीज आप ऐसा मत सोचिए माँ। आप दोनों मुझ पर कभी बोझ नहीं बन सकते। माँ, अभी आप सिर्फ पापा को हॉस्पिटल से घर लाने की तैयारी कीजिए और किसी भी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं भी हॉस्पिटल में बात कर लूंगी, इसीलिए आप निश्चिंत रहना। और अब मुझे लगता है कि पापा के बारे में मुझे अथर्व को बता देना चाहिए। चाहे आपका बेटा ना हो, लेकिन दामाद के रूप में दूसरा बेटा तो है। अगर उसे बताएंगे तो हम दोनों को किसी बात की टेंशन लेने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं जानती हूँ। बातें करते हुए उन्हें समय का पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद अथर्व वापस आया और फिर उन तीनों ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद अथर्व ने रिद्धिमा की माँ को घर भेजने की व्यवस्था की, तो उसी दौरान रिद्धिमा ने अपने पिता की डिस्चार्ज की बात करने के लिए डॉक्टर आकाश को कॉल किया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अथर्व एकदम स्तब्ध और हैरान खड़ा था। पहले उसे लगा कि वो शायद रिद्धिमा की माँ के कोई रिश्तेदार होंगे, लेकिन जब वो उन्हें अपने घर पर लेकर गए तब अथर्व को पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि रिद्धिमा के पिता थे। तब उसे पता चला कि उसके पिता जीवित थे और लगभग 3 सालों से हॉस्पिटल में थे और उनका इलाज चल रहा था। अथर्व को अचानक से वो सब देखकर काफी कुछ याद आने लगा और वो सोचने लगा, अरे हाँ, एक बार विनय ने बताया था कि रिद्धिमा की माँ फूड स्टॉल चलाती हैं और उसके पिता की तबीयत खराब रहती है। उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं था, इसीलिए हमने तब अनुमान लगाया था कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं होंगे। और ये सोचते ही अथर्व को एहसास हुआ
तभी मैं सोचूं कि रिद्धिमा पैसे के लिए इतनी लालची क्यों रहती थी और हर समय सिर्फ और सिर्फ पैसों के बारे में क्यों सोचती थी। उसने कभी भी खुद के लिए कोई कीमती सामान नहीं खरीदा था। मैं भी हमेशा सोचता रहता था कि ये लड़की पागलों की तरह काम कर रही है, लेकिन कभी भी मैंने उसे पैसे खर्च करते हुए नहीं देखा आज तक। तो इसका मतलब है कि रिद्धिमा को पैसों का लालच नहीं है, ना ही वो ऐसे ही अपनी सुरक्षा के लिए तिजोरी भर रही थी, बल्कि वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके पिता इतने साल से हॉस्पिटल में थे। वो उनके इलाज का खर्च उठाने के लिए ये सब कर रही थी। तभी एक्स्ट्रा पैसे खर्च होने पर या फिर छुट्टी लेने की वजह से वो भड़क जाती थी। अब सब कुछ साफ हो रहा है। अपनी सैलरी में से अपनी माँ का घर चलाने में मदद करना और ऊपर से अपने पिता की इतनी महंगी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में पैसे देना, वो भी सब कुछ अकेले करना। तब उसका जीवन और उसकी हालत क्या होती होगी, ये सोचते हुए भी अथर्व के रोंगटे खड़े हो गए थे। रिद्धिमा महीने के कुछ 20 या 30 हजार ही कमाती होगी, इसीलिए उसे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती थी। इस बार भी इतने दिनों तक हॉस्पिटल में रहने की वजह से रिद्धिमा इसीलिए इतनी परेशान हो रही थी क्योंकि उसे पैसों की कीमत पता थी। वो समझती थी कि कितनी मेहनत और मुश्किल के बाद वो पैसे कमाए जाते हैं। अथर्व को कहीं पर खोया हुआ देखकर रिद्धिमा समझ गई थी कि उसके मन में क्या चल रहा होगा, लेकिन वो उसके बारे में बाद में आराम से बात करना चाहती थी। इसीलिए उसने उस समय सिर्फ इतना कहा, हाँ अथर्व, ये मेरे पापा हैं। 3 साल से ये हॉस्पिटल में थे, इनका इलाज चल रहा था। मैंने तुम्हें नहीं बताया, उसके पीछे मेरी अपनी वजह थी, लेकिन उसके बारे में मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगी। फिलहाल मेरे पापा को घर पर कंफर्टेबल महसूस हो सके, उसके लिए मेरी मदद करो। अपने पति और पिता को फाइनली इतने साल के बाद घर ले जाने की खुशी रिद्धिमा और उसकी माँ की आंखों में साफ साफ झलक रही थी और उनकी आंखें भी बार बार खुशी के मारे नम हो जाती थी। ये देखकर अथर्व को दिल से उनके लिए बुरा लग रहा था और वो कहीं ना कहीं अपने आप को इसके लिए दोषी ठहरा रहा था। अथर्व ने उसके बाद सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और वो जल्दी जल्दी बाकी की व्यवस्था करने में बिजी हो गया। डिनर के समय जब वो लोग टेबल पर बैठे तब रिद्धिमा के पिता भी व्हील चेयर पर बैठकर बाहर आए। उनके आसपास अथर्व को स्वाभाविक रूप से थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि उस दिन के पहले उसने ना उन्हें देखा था और ना ही उनसे मिला था और ना ही रिद्धिमा ने कभी उसे कुछ बताया था। इसीलिए अथर्व को थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था। वो सब मिलकर खाना खाने के लिए बैठे। हालांकि रिद्धिमा के पिता इतने सालों से वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें कई चीजों के बारे में पता था। वो एक बिजनेसमैन थे और दिमाग से काफी शार्प थे, इसीलिए उन्हें दुनियादारी का भी बहुत अनुभव था और वो अथर्व से बातें करने की भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी अपनी बीवी के पिता से मिलना, वो भी पहली बार, किसी भी आदमी को नर्वस कर सकता है। अथर्व भी बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा था। वो भी थोड़ा घबराया हुआ उनके सामने बैठा था, इसीलिए वो सिर्फ कुछ पूछने पर ही बोल रहा था। उसके अलावा एक शब्द भी नहीं कहा था उसने। उसके लिए अचानक से ये सब जानना किसी सदमे से कम नहीं था। साथ में एक परिवार की तरह खाना खाने के बाद रिद्धिमा अपने पिता को वापस कमरे में लेकर जा रही थी क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें साफ शब्दों में आराम करने के लिए कहा था, इसीलिए उनका ज्यादा देर तक बैठना ठीक नहीं था। रिद्धिमा की मदद के लिए अथर्व और रिद्धिमा की माँ भी थे। उन्होंने मिलकर उसके पिता को आराम से बिस्तर पर लेटाया और तब रिद्धिमा ने उनसे कहा, माँ, पापा, मैंने जिस स्टाफ को आपकी मदद के लिए रखा है वो कल से आ जाएगा। लेकिन माँ, आज आपको अकेले थोड़ी दिक्कत होगी। अगर आप कहें तो मैं या फिर अथर्व रुक सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें कॉल कर देना, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। और मुझे माफ़ कर दीजिए, कुछ समय से मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी आप लोगों पर।
एकदम गैर जिम्मेदार हो गई थी ना। कैसी बेटी हूँ मैं भी। लेकिन मैं कल ही डॉक्टर से पूछकर बाकी की अपडेट्स ले लूँगी माँ। और ये भी पूछ लूँगी कि अगर आगे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े तो हमें बताएं। इतने समय से मुझे भी डिटेल में आपकी तबीयत के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे। रिद्धिमा की माँ ने उससे कहा, अरे नहीं बेटा, ऐसे मत कहो। और तुम हमारी चिंता बिल्कुल मत करना। हाँ, ये तुम्हारी बूढ़ी माँ जो है ना, ये इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई अभी कि अपने पति की देखभाल भी ना कर सके। उल्टा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है अभी। तुम्हें आज पूरा दिन परेशान होना पड़ा। अथर्व बेटा, हमने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम भी परेशान हो जाओ। अभी देर भी हो गई है बेटा, तुम लोग ना अभी घर चले जाओ और आराम करो। उसके बाद वो दोनों अपने घर चले गए। घर लौटने के बाद रिद्धिमा ने सावधानी पूर्वक घाव को बचाते हुए शावर लिया और फ्रेश हो गई। जब वो नहाकर निकली तब अथर्व सोफे पर अचंभित होकर बैठा था और उसके चेहरे के हाव भाव भी थोड़े अलग थे। रिद्धिमा को तुरंत ही उसे देखकर लगा कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इसीलिए वो दूसरे ही पल उसके पास गई और बगल में बैठकर अथर्व की तरफ देखने लगी। उसने शराब पीना शुरू कर दिया था। ये देखकर रिद्धिमा भी हैरान हो गई और उसने धीरे से पूछा, अथर्व क्या हुआ? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो या फिर तुम नाखुश हो? रिद्धिमा को लगा कि शायद उसके पिता के बारे में जानने के बाद वो उससे नाराज होगा। अथर्व ने अपने हाथ में पकड़ा शराब का ग्लास लिया और पूरा एक ही बार में खत्म कर दिया। उसने काफी देर तक कुछ भी नहीं कहा और उसकी चुप्पी देखकर रिद्धिमा भी सहम गई और चुप हो गई। उसके दिल को ठंडक तब महसूस हुई जब अथर्व ने उसे एकदम से गले लगा लिया और कहा, जब तुमने मुझसे इतने बड़े मामले पर बात नहीं की तो मैं खुश कैसे हो सकता हूं? तुम मुझसे और कितना और क्या क्या छुपा कर बैठी हो रिद्धिमा। तो क्या तुम अपने पिता की मेडिकल ट्रीटमेंट की फीस भरने के लिए इतनी मेहनत करके एक्स्ट्रा पैसे कमा रही थी अब तक? अथर्व को रिद्धिमा और उसकी माँ की हालत के लिए खराब तो लग ही रहा था, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा भी झलक रहा था, जैसे कि उसे लग रहा हो कि रिद्धिमा को उस पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो। वैसे देखा जाए तो रिद्धिमा ने भी कहाँ कभी अपने अतीत के बारे में कुछ बताया था अथर्व को। अब तक जो भी अथर्व को पता था वो सिर्फ विराज के बारे में ही पता था। अथर्व को भी लग रहा था जैसे कि रिद्धिमा को उस पर यकीन नहीं था, उस पर विश्वास नहीं था और ना ही उसे कुछ पता था, लेकिन फिर भी वो सोच रहा था कि कैसे वो रिद्धिमा की और उसकी माँ की जिंदगी बेहतर कर सके। तभी उसे एक झटका मिलता है कि उसके पापा भी जिंदा हैं। ये एहसास अथर्व के लिए बहुत ही भयानक था। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि रिद्धिमा के दिमाग में भी एक विचार आया। उसने सोचा कि वाकई में अब उसे अथर्व से और कुछ नहीं छुपाना चाहिए, इसलिए उसने कहा, मेरा एक भाई भी है। अब क्या करेगा अथर्व? क्या वो रिद्धिमा को ये सब छुपाने के लिए माफ कर पाएगा? और आखिर रिद्धिमा क्या बताएगी अपने भाई के बारे में जब उसे ही नहीं पता कि वो उसे धोखा देकर चला गया था? क्या वो कभी जान पाएगी? क्या अथर्व उसके भाई को ढूंढने में उसकी मदद करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे नाम तू, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।